16 दिसंबर 2014 एक स्याह दिन जिसने हर दिल को दहका दिया, एक हादसा जिसकी वजह से हर जानिब खौफ तारी हो गया, चीखें जो हर माँ के कलेजे को चीर गई। माँओं ने अपने लगते जिगरों को घरों से स्कूल भेजा, मगर वो बेचारी क्या जाने कि उसके लगते जिगर अब जन्नत की राह पे गामज़ुन थे। बच्चे क्लासरूम में मगन इस इंतजार में थे कि कब छुट्टी हो और वो घरों को जाएं, मगर वो बेचारे क्या जाने कि अब घर उनके नसीब में। एक बच्ची जिसका पहला दिन था खुश थी कि वो घर पे वक्त बिताने की बजाय अपने बहन भाइयों के साथ स्कूल में है, लेकिन वो मासूम क्या जाने कि उसका नाम भी उन 144 नामों में लिख दिया गया है जो खालिक हकीकी से मिलने वाले थे। 144 सिर्फ कोई हिंसा नहीं बल्कि 144 कहानियां हैं। 144 कहानियां उन मासूम मुस्कुराहटों की, उन फूल से मुस्कुराहटों की जिनको कांटों तले रोन दिया गया, उन नन्ही शमों की जिनको जुल्म के तारीक अंधेरों में डुबा दिया गया। एपीएस का जो वाकया हुआ ये अवाम की मोराल को कम करने के लिए इन्होंने किया, या ये हमारे जो सिक्योरिटी है, इंतज़ामिया एडमिनिस्ट्रेशन है, इनको आजमाने के लिए इन्होंने किया। इनका मकसद ये होता है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स या पाकिस्तानी अवाम की मोरल डाउन हो जाए, कम हो जाए। अगर इस तरह के हालात में मेरा भी ये है कि अगर कोई मौजूद है वहाँ पर तो घबराने की वो ना करे, बजाय कि डर जाए तो अपने आप को संभाल लें। हालात थोड़े नॉर्मल होने की सूरत में जख्मियों की देखभाल करें, उनकी फौरी हेल्प किया जाए। हमने डायरेक्ट अप्रोच किया है, हमने उनके खिलाफ फुल फ्लैज ऑपरेशन स्टार्ट किया है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन के अच्छे तालिबान होंगे या बुरे तालिबान होंगे। और जो तालिबान ने जो स्ट्रेटजी अडॉप्ट की है वो है हिट एंड रन पॉलिसी, कि आप हिट करें और फिर आप हाइड कर लें अपने आप को। तो बेसिकली दे वर हाइडिंग व्हेन वी वर क्लेमिंग दैट हमने उनकी कमर तोड़ दिया तालिबान की और अब वो खत्म हो चुके हैं, फारिग हो चुके हैं। ऐसी कोई बात नहीं थी। दे वर टेकिंग देयर टाइम एंड दे वर प्लानिंग समथिंग बिगर इनडिस्क्रिमिनेट, जिससे आपको फौरी तौर पर अंदाजा हो सके कि नहीं, दे स्टिल एग्जिस्ट समवेयर। वो एक एंटिटी है, वो एक ज़ाहिरी एंटिटी हैं जो कि अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, अपनी फुल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो यही हुआ जब आपने ज़रबे हज़्फ़ किया तो उसके बाद फौरन वो लोग जो हैं उन्होंने अपनी हाइडिंग प्लेसेस या हाइडिंग उन्होंने अपना ले ली कि हम जो है वो हाइड हो जाते हैं, इनको करने देते हैं जो कुछ भी कर रहे हैं। जब हम लोग ज़रबे हज़्फ़ के बाद क्लेम करने लग गए कि देखें हमने उन्हें ख़त्म कर दिया, उस टाइम उन्होंने एक इनडिस्क्रिमिनेट अटैक किया सिर्फ अपनी एग्जिस्टेंस प्रूव करने के लिए कि हम अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। और वो इतना इनडिस्क्रिमिनेट था कि उन्होंने आके छोटे मासूम बच्चों को बड़ी बेदर्दी से मारा है और इस चीज़ ने साबित किया कि नहीं, देखें वो अभी तक एग्जिस्ट करते हैं। और जो इनडिस्क्रिमिनेशन है वो हमेशा एक नेशन को जो है वो बड़ा सख्ती से जोड़ के रख देती है, और यही पाकिस्तान के साथ हुआ जब उन्होंने एपीएस पे अटैक किया और मासूम बच्चों की जानें उसमें दी। में जो मेन रीज़न थी इसके पीछे वो ये था कि ये सिर्फ एक रिवेंज था और कुछ नहीं था। जब से ये ऑपरेशन स्टार्ट हुआ, ज़रबे हज़्फ़ ऑपरेशन, तो उसमें एयर रेड्स, दूसरी जो फील्ड स्ट्राइक्स थी उसकी वजह से बहुत से जो टेररिस्ट थे उनमें से किसी का भाई, किसी का बेटा, इसी तरह किसी न किसी के कोई ना कोई रिलेटिव उसमें मारा गया। तो सिर्फ उन्होंने रिवेंज लेने के, बदला लेने के लिए टारगेट किया आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में आर्मी पर्सनस के ही बच्चों को, क्योंकि वो उनके अंदर ये था कि हम और तो कुछ तो कर नहीं सकते, और इन्होंने एक प्रॉपर ऑपरेशन प्लान कर लिया हमारे खिलाफ। तो जो वहाँ से भाग के यहाँ तक पहुँच सके तो उन्होंने इन्हीं पे अटैक किया, क्योंकि ये इनोसेंट बच्चे थे और तो ये पाकिस्तान आर्मी के ऊपर डायरेक्ट अटैक तो कर नहीं सकते थे। तो इसके अलावा जो मेन रीज़न था वो उन्होंने खुद ही बताया पेशावर अटैक में कि जो बैक साइड थी पेशावर एपीएस की, उसकी जो वॉल थी वो अभी तक फुली कंस्ट्रक्टेड नहीं थी जहाँ से वो एंटर हुए। तो इसके पीछे काफ़ी सारे रीजन हैं, पर मेन रीज़न वॉज दैट कि ये नहीं वो जस्ट रिवेंज, और वो चाहते थे कि हम किसी न किसी तरह हम बदला ले सकें। एपीएस पेशावर पर होने वाले इस हमले का मकसद इस मुल्क के मुस्तकबिल के चिरागों को बुझाना था। वो नहीं चाहते थे कि ये मुल्क तरक्की करे, बल्कि वो चाहते थे कि ये मुल्क हमेशा तारीकी में डूबा रहे। इसलिए उन्होंने ये घिनौनी हरकत की, मगर वो अपने अज़ाइम में हरगिज़ कामयाब ना हो सके, बल्कि उसने इस कौम के हौसले और बुलंद कर दिए और पूरी कौम को यकजा कर दिया। पूरी कौम ने इस शर पसंद अनासिर के खिलाफ सख्त मजम्मत की। डेफिनेटली इस
इंसिडेंट का जो इम्पैक्ट है, इनसिक्योरिटी तो हमारी नेशन में बहुत पहले से लाई करती है और मज़ीद बढ़ेगी। और इंटरनेशनली हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी कैसे हम लोगों को इस वाक़े की वजह से लेगी। तो ओवरऑल जो इम्पैक्ट है हमारा इनसिक्योरिटी ज़्यादा होगी और इंटरनेशनली हमारा ग्राफ जो कम्युनिटी ऑफ नेशंस में है वो बिल्कुल डाउन जाएगा। इसके लिए बेहतर ये है कि हम कहते तो ज़रूर हैं कि एक सफ़े पे हैं, पॉलिटिकली हम लोगों को चाहिए कि हम ऑर्गेनाइज हों, पॉलिटिकल स्क्रैबलिंग्स कम हों, क्योंकि हम दहशतगर्दी पर भी सियासत करते हैं। ये इसका इम्पैक्ट है कि दहशतगर्दी होती है, हम उस पर भी पॉलिटिकल जगह शुरू कर देते हैं कि फलां मिनिस्टर वहाँ पे हैं। हम लोगों को एक ऑर्गेनाइज और चीज़ों को फॉर्मुलेट करना है, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन करनी चाहिए हमें। I think the APS attack, it really affected us economically because after that we started operations against it, and during those operations we spent millions and millions of dollars, and because of that our we got weak economically. Except for that, if we talk about FATA, Waziristan and all those places in Pakistan, since the operations were happening over there, we affected the people over there as well. So even though it was obviously very, very sad, the APS attack was pretty sad, and we had to do those operations because it did bring us all together and we were united and we were fighting against it. So اگر اکنامکلی بھی ہم لوگ ویک ہوتے ہیں اس کی وجہ سے تو آئی ڈونٹ تھنک اٹس دیٹ مچ آف اے ڈرا بیک بیکاز واٹ ہیپنڈ واز بیانڈ کنسیڈریشن اینڈ وی ہیو ٹو فائٹ اٹ سم ہاؤ obviously. So politically we got stronger because since I said we got united, we became a country again after a lot of time. So 16 دسمبر 2014 کو جو IPS پشاور پر حملہ ہوا وہ بہت ایسا سانحہ تھا جس کو ہم بھول نہیں سکتے. دہشت گردوں نے اب آرمی سے بدلہ لینے کے لیے ان کے بچوں پر وار کیا، یہاں تک کہ بچوں کی فیملیز، ہر فیملیز میں سے ایک بچہ تو ضرور وہاں پر تھا اور ہر فیملی تباہ بھی ہوئی. آج تک وہ اس سانحہ کو بھول نہیں پائے، لیکن ان بچوں میں اتنی طاقت اور اتنا ان میں وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں اتنی جذبہ اور اتنا وہ تھا کہ وہ اب جو ہے دوبارہ وہیں پر پڑھ رہے ہیں اور ان سے بدلہ لیں گے. کس سے؟ قلم کے ذریعے. اصول علم کی راہ میں شہید ہونے والوں کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی. ان کی شہادت یہ تقاضا کرتی ہے کہ علم کی راہ پہ ہم انہی کا عزم لے کر آگے بڑھیں. بحیثیت زندہ قوم ہمارا فرض ہے کہ ان کی اس قربانی کو مثبت پہلو سے دیکھا جائے. علم کی شمع کو اتنا بڑھا دیا جائے کہ اس سے تمام شرپسند اندھیرے مٹ جائے. ہم دہشت گردوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ قلم کی طاقت گولی کی طاقت سے زیادہ ہے. ہمیں پڑھنا ہے دہشت گردی کے ناسور کو قلم کی طاقت سے ختم کرنا ہے.